हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुल्तानपुर गांव के सरपंच राजनाथ का बेटा ओमकार गांव की एक गरीब लड़की रुचिता से प्यार करता था। रुचिता का इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो अकेली ही रहा करती और वो स्टेशन पर समोसे बेचकर अपना गुजारा किया करती और किसी तरह अपना जीवन यापन करती। एक दिन जब रुचिता और ओमकार दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तभी। रुचिता, मैंने तुम्हें कहा ना, छोड़ दो ये सब। मैं तुम्हें पैसा देता हूं ना, क्यों इतनी मेहनत और मशक्कत कर रही हो? क्यों इतना तिल तिल करके जी रही हो? देखो, तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और मैं भी ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। फिर ये सब क्यों? कर लो ना मुझसे शादी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है ओमकार जी। आपके पिताजी इस गांव के सरपंच हैं। सरपंच के बेटे एक गरीब समोसे वाली से ब्याह करेंगे। हम दोनों के रिश्ते की बात सुनकर ही वो मना कर देंगे। शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं रुचिता? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता रुचिता। तुम नहीं तो कोई नहीं, यकीन करो मेरा। ओंकार और रुचिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गरीबी और अमीरी का ये दायरा उन दोनों के रिश्ते की मुसीबत बन चुका था। ओमकार रोजाना रुचिता के समोसे ठेले पर जाकर उससे बात किया करता। एक दिन सरपंच का आदमी सरपंच राजनाथ को जाकर बताता है कि अरे सरपंच साहब, आपको पता नहीं, छोटे सरकार ओमकार गांव की एक गरीब समोसे वाली के प्यार में मजनू बने बैठे हैं। लोग कहते हैं कि वो रोज उस लड़की के समोसा ठेला पर जाते हैं और तो और वो दोनों अकेले में भी मिलते हैं, नदी, झील और झरनों के पास। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता। हमारा ओमकार एक दो कौड़ी के समोसे वाली के प्यार में दीवाना मस्ताना हुए जा रहा है। राजनाथ अपने आदमियों के साथ ओमकार का पीछा करता है और वो रुचिता के समोसे ठेले पर ओमकार और रुचिता को पकड़ लेता है। क्यों रे घनचक्कर लड़के, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तो क्या कर रहा है? तुझे इस गरीब भिखारन से प्यार है? अरे तुझे शर्म नहीं आती ये बोलने में? भूल तो नहीं गया ना तू तो इस गांव के सरपंच राजनाथ चौबे का इकलौता बेटा है। नहीं पापा, मैं नहीं भूला कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन प्लीज आप रुचिता के बारे में ऐसी घिनौनी बातें मत कीजिए। मैं रुचिता से बहुत प्यार करता हूं। हमारा प्यार पवित्र है और इसमें जाति, धर्म और अमीरी गरीबी का कोई तराजू या दायरा नहीं है। अरे चुप हो जा बेवकूफ गधे, बड़ा आया प्रेम ग्रंथ रचने। इसे हवेली में ले जाओ। राजनाथ के आदमी ओमकार को पकड़कर जीप में डालते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ओमकार को वहां से ले जाया जाता है। तभी अकेले में राजनाथ रुचिता के सामने आता है और उससे गुस्सैल आंखों से घूरता है। रुचिता डर के मारे कांपने लगती है। मेरे बेटे से दूर रह, अब मैं उसकी शादी कराने जा रहा हूं। बेहतर होगा कि तू इस गांव को छोड़कर चली जाए, समझी? जी सरपंच साहब, मैं चली जाऊंगी गांव छोड़कर। फिर कभी आपको या ओमकार को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसी में तेरी भलाई होगी। राजनाथ रुचिता को धमकाकर वहां से चला जाता है। अब ओमकार को हवेली में ही बंद रखा जाता है और 24 घंटे गार्ड्स की निगरानी में रख दिया जाता है, जिसके चलते वो कुछ कर नहीं पाता और रुचिता का अता पता भी नहीं लगा पाता। राजनाथ एक लड़की से शादी कराने का फैसला करता है। उस लड़की का नाम होता है नायरा। ये ले, ये तुम्हारी शादी के कपड़े और ये पगड़ी। आज तुम्हारी शादी होने जा रही है ओमकार, वो भी गोविंदपुर के सरपंच सूरजनाथ की बेटी नायरा के साथ। इसलिए अपना सेहरा पहनो और जल्दी से नीचे मंडप में आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगा पापा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ रुचिता से ही प्यार करता हूँ और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी के साथ। राजनाथ ओमकार को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और गुस्से से कहता है, मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं सुननी। चुपचाप 5 मिनट में नीचे मंडप में आ जाओ तैयार होकर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इतना कहकर राजनाथ कमरे से चला जाता है। तभी ओमकार कुछ आदमियों को कमरे के बाहर बात करते हुए सुनता है। जल्दी से जीप निकालो भाई लोगों, अपने को अब उस रुचिता को मारने जाना है। सरपंच साहब का ऑर्डर आया है, वो अभी तक गांव छोड़कर नहीं गई, इसलिए। हाँ, चाकू और बंदूक अपने अपने पास रख लो। उन आदमियों की ये बात सुनकर ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह घबरा जाता है। नहीं, ये क्या? पापा ने रुचिता को जान से मार डालने का ऑर्डर दिया है अपने आदमियों को। नहीं नहीं, मैं अपनी जान, अपनी रुचिता को बचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुचिता, मैं आ रहा हूं। ओमकार अपने कमरे की खिड़की से कूदकर चुपके से हवेली के बाहर निकलता है और घोड़े पे सवार होकर वो रुचिता के पास जाता है और वो उसे सब कुछ बताता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो ओमकार जी? इसका मतलब आपके पापा और उनके आदमी अभी हमारे पीछे ही पड़े होंगे। हाँ रुचिता, मेरा हाथ थामो। आज चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, हम दोनों को एक होने से खुद ये कायनात भी नहीं रोक सकती। ओमकार और रुचिता दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भागने लगते हैं। जीप पर अपने आदमियों के साथ सवार राजनाथ ओमकार और रुचिता को देख लेता है और वो उनके पीछे ही पड़ जाता है। जल्दी से चलाओ जीप, आज तो दोनों की शामत आकर ही रहेगी। ओमकार और रुचिता भागते भागते एक मंदिर के पास आ जाते हैं और वो दोनों तय करते हैं कि वो अब वहीं पर शादी कर लेंगे। रुचिता, भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों इसी हवन कुंड के इर्द गिर्द घूमकर 7 फेरे लेते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हाँ ओमकार जी। लेकिन दोनों फेरे लेना शुरू कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर राजनाथ आ जाता है और उसके हाथ में एक तेज धार वाली नुकीली तलवार होती है। आज तो तुम दोनों का इस धरती पर आखिरी दिन है। मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगा। राजनाथ जैसे ही अपने कदमों को ओमकार और रुचिता की ओर बढ़ाता है, ओमकार और रुचिता फौरन वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों भागते भागते जंगल में आ जाते हैं और गलती से उनका पैर एक चिराग पर पड़ जाता है और उस चिराग में से जादुई जिन्न निकलता है। घबराओ मत कलयुग के लैला मजनू, मैं हूँ जिन्न, अलादीन का जिन्न, और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक बहुत ही बड़े संकट में फंस चुके हो। जादू जिन, हमारी मदद करो। इसीलिए तो ये जिन्न बना है, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगा। जिन्न अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई कालीन प्रकट कर देता है। ये एक जादुई कालीन है, इस पर सवार होकर तुम दोनों सीधा चांद पर पहुंच जाओगे और फिर वहां पर पहुंचकर तुम दोनों धूमधाम से शादी करना और अपना जीवन यापन वहीं पर करना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जिन। ओमकार और रुचिता उस जादुई कालीन पर सवार होकर चांद पर पहुंच जाते हैं। वाह, चांद पर आकर कितना अच्छा लग रहा है। ये कितनी सुंदर जगह है। आखिरकार हम दोनों एक ऐसी जगह आ गए जहां हम दोनों खुल के सांस ले सकते हैं और खुशी से साथ रह सकते हैं। तो देरी किस बात की? मेरी बीवी साहिबा बनने के लिए पहले शादी कर लेते हैं। रेडी फॉर शादी? हाँ मेरे दूल्हे राजा। रुचिता और ओमकार दोनों ही चांद पर शादी कर लेते हैं और वहां धरती पर क्रूर राजनाथ ओमकार और रुचिता को ढूंढते ही रह जाते हैं। ओमकार और रुचिता चांद पर एक खुशहाल। सलोनी और प्रतीक दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब दोनों का रोका होता है तभी उस दिन। सलोनी, मेरे घर पर सभी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, स्पेशली मेरी मम्मी। इसीलिए वो तुमसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन एक सवाल तो 100% जरूर पूछेंगी कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। फिर तुम कहना कि हाँ, मुझे तो सारा खाना बनाना आता है आंटी जी। क्या पगला गए हो क्या तुम प्रतीक? मुझे तो ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती और तुम खाना बनाने की बात कर रहे हो? यार मुझे शादी तय होने के पहले ही हार्ट अटैक मत दिलाओ। फिर रेडी रहो लंबी जुदाई के लिए और अपने फोन में सैड सॉन्ग्स की एक बड़ी सी प्लेलिस्ट भी बना लो, क्योंकि अगर तुमने नहीं कहा तो हमारा रिश्ता फिक्स नहीं होगा। प्लीज प्लीज सलोनी, हमारे प्यार के लिए हाँ बोल दो ना। अच्छा ओके ठीक है।
प्रतीक की माँ उषा जब सलोनी से पूछती है, तो सलोनी बिटिया, तुम्हें चूल्हा चौका करना तो आता है ना, या वो भी नहीं? तभी सलोनी की माँ सुरेखा बीच में आती है और कहती है, वो जी उषा जी, दरअसल मेरी बेटी ना आज तक बहुत सारी डिशेस पकाऊंगी मैं। हाँ, मैं तो कॉलेज में कुकरी सब्जेक्ट में टॉपर भी थी। एकदम फैंटास्टिक खाना बनाती हूँ आंटी जी, बाय गॉड। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलो, हमें तो इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं सलोनी को खाना बनाना आता है कि नहीं। पर वो क्या कहते हैं, ये तो सेब निकली सेब। सेब तो एक फल होता है मम्मी, आप शायद शेफ कहना चाहती हो। हाँ, शेफ सलोनी तो, हाँ शेफ। सलोनी की ये सारी बात सुनकर सुरेखा हैरान रह जाती है। उषा रिश्ते के लिए हाँ कहती है और फिर प्रतीक और सलोनी की शादी हो जाती है। ससुराल में सास उषा, ससुर ओमकार नाथ, जेठ मोहित और जेठानी विशाखा होते हैं। पूरा परिवार साथ बैठा होता है। बहू सलोनी की अब पहली रसोई की रस्म का समय आता है। सलोनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई में कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ और सबसे पहले मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के सामने भोग लगाना, फिर हम सबको परोसना, ठीक है? ठीक है माँ जी। जाओ, अब रसोई में जाकर चूल्हे के आगे तिलक लगाओ और हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा का नाम लो और शुरू करो अपनी रस्म। आओ सलोनी, मैं तुम्हें कौन सी चीज कहाँ है वो सब बता देती हूँ। ऑल द बेस्ट सलोनी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी प्रतीक, तुम्हारी वजह से ही मैं बुरी तरह फंस गई हूँ यहाँ। माता रानी बचा लो, आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। सलोनी बहुत डर जाती है। वो कांपने लगती है और जैसे तैसे रसोई में कदम रखती है। जेठानी विशाखा सलोनी को सारे सामान में से क्या कहाँ रखना है, कहाँ पर क्या रखा है, सब ठीक से बता देती है और फिर चली जाती है। अब सलोनी अकेले ही रसोई में रह जाती है। ओफो, इतना टेंशन और इतना डर तो मुझे अपने एग्जाम के दिन भी नहीं लगा था जितना आज इस पहली रसोई की रस्म में लग रहा है। पता नहीं किस निर्दय इंसान ने इन्वेंट की थी ये डिफिकल्ट वाली रस्म। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बस गैस ऑन करना आता है और वो भी घर से सीख कर आई हूँ। सलोनी टेंशन में पड़ जाती है। प्रतीक चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। सलोनी गैस के आगे तिलक लगाती है और पूजा करके माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर गैस ऑन करती है और फिर अपनी माँ सुरेखा को वीडियो कॉल करती है और सारी बात बताती है। तभी क्यों? रोके के दिन तो बहुत शेफ बन रही थी ना, हाँ, अपनी सास के सामने। अब क्यों फोन लगाया है मुझे? अरे मेकअप और हेयर स्टाइल करना तो अगर YouTube से सीख सकती है तो खाना बनाना भी सीख सकती है ना। जा, अब YouTube ही तेरा सहारा है, समझी? मम्मी रुको ना। सुरेखा वीडियो कॉल कट कर देती है और सलोनी अपना सर पकड़ लेती है। लगता है यही सही होगा। मैं YouTube पर ही वीडियोस देख देख कर कुछ न कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी YouTube पर तो लाखों और करोड़ों कुकिंग चैनल्स हैं। हाँ, सलोनी YouTube पर कुकिंग वीडियोस देखने लगती है। तभी वहाँ पर सास उषा आती है और सलोनी को फोन पर वीडियो देखते हुए पकड़ लेती है और उषा फोन खींचते हुए कहती है, अरे कल मुहे हैं, आधा घंटा बीत गया लेकिन अब तक तूने एक पदार्थ तक नहीं बनाया। और ये क्या, ये मोबाइल में वीडियो देख देख कर क्यों बनाना चाहती है तू खाना? है तू तो खुद को एक सेब मेरा मतलब है शेफ मानती है ना? तो वो माँ जी, मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नई रेसिपी बना दी जाए और आप सबका दिल खुश कर लिया जाए। हाँ। अरे मेरी प्यारी नई नवेली बहू, इतना भी प्यार मत बरसा। सूखी सब्जी रोटी भी बनाएगी ना तो वो भी हम सब खुशी खुशी पेट भर के खा लेंगे। हाँ। उषा सलोनी का फोन लेकर चली जाती है और सलोनी बुरी तरह चिंता में पड़ जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सब्जी रोटी तक बनानी नहीं आती। मेरी तो आज शामत आकर रहेगी। इस प्रतीक के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस रस्म से तो निपट लूं। सलोनी अब सोच में पड़ जाती है।
कि वो आखिर खाना बनाए तो कैसे बनाए। मैथ्स का सम देखकर भी इतने रोंगटे खड़े नहीं हुए जितना इस रसोई को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे आज। एक काम करती हूँ, मैं जेठानी जी को बोलती हूँ, शायद वो थोड़ी सी हेल्प कर दे मेरी। हाँ, ये सही रहेगा। सलोनी अब अपनी जेठानी विशाखा को बुलाती है मदद के लिए, लेकिन तभी ससुर ओमकार नाथ उसे रोक देते हैं और कहते हैं, रुको विशाखा बहू, तुम सलोनी बहू की हरगिज मदद नहीं करोगी। ये उसकी पहली रसोई की रस्म है और ये उसे अकेले ही करनी होगी। सलोनी उदास होकर रसोई में चली आती है। ये पापा जी भी ना, सच में। खैर, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब मुझे सारा खाना खुद ही अकेले करना होगा। फिर चाहे उसे खाने के बाद किसी को गैस हो, कब्ज हो, उल्टी हो या कोई गश खाकर गिर पड़े। हाँ, सलोनी जैसे तैसे सारा खाना बना लेती है, लेकिन फीकी दाल, कड़वे पराठे, अलग अलग आकार की रोटियां, बेस्वाद सब्जी और हद से ज्यादा नमक वाले चावल खाकर भी ससुराल वाले खुश होते हैं। ये लो सलोनी बहू, तुम्हारा शगुन। ये लो, मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए शगुन। सलोनी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी देवरानी इतनी होनहार होगी। ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शगुन। और ये तुम्हारे जेठ जी की तरफ से तोहफा। लेकिन खाना तो इतना बेस्वाद बना है, फिर भी आप सब तारीफ कर रहे हो। हाँ, वही तो, मैंने तो जो मन में आया वो डाल दिया। इस सब्जी में तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, नमक समझ के। तभी सभी हंसने लगते हैं और मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बहू, तूने मेहनत की, तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तूने कोशिश की। और तुम्हारे इसी कोशिश से हम सब खुश हैं। थैंक यू माँ जी। पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं 1 महीने में कुकिंग सीख जाऊंगी। हाँ। इस तरह सभी सलोनी को प्यार और स्नेह देते हैं और सलोनी 1 महीने में खाना बनाना भी सीख जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।